एक कुर्सी के सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा पैनल बना हुआ था, जिस पर मुख्तलिफ रंगों के लातादाद बटन बने हुए थे। कई डायल्स थे। इन रंग बिरंगे बटनों की मदद से तमाम कैमरों और पैलेस के खुफिया रास्तों को कंट्रोल किया जाता था। इस कमरे के फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। इसके सीने से बहने वाला खून फर्श पर जम चुका था। इस लाश से जरा हटकर बेला इस तरह बैठी हुई थी कि दोनों टांगे आगे को फैली हुई थी, हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। इसकी शर्ट फटी हुई थी। सीने, गर्दन और चेहरे पर कुछ खराशें नजर आ रही थी। इसके सामने कुर्सी पर सुमित्रा बैठी हुई थी। इसके हाथ में क्लाशनकोफ या इसके व्हील की ऑटोमेटिक राइफल थी, जिसका रुख बेला की तरफ था। काश नागराज यहाँ होता तो ये दिलचस्प मंजर देखकर बहुत खुश होता। मैंने बेला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बेला दांत कुचकुचाकर रह गई। वो कुछ बोली नहीं। नाराज हो? मैंने फिर कहा। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाराज़गी किस तरह दूर की जा सकती है, लेकिन यहाँ मौका नहीं है। अब मैं सुमित्रा की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरा ख्याल है ये पूछने का भी वक्त नहीं है कि तुम यहाँ किस तरह पहुँची। बहरहाल अब यहाँ से निकलना चाहिए। गेट वाले मुहाफिज ने मुझे कहा था कि पैलेस के अंदर 2 मुहाफिज और भी हैं, लेकिन मेरा इनसे अभी तक आमना सामना नहीं हो सका, मगर हो सकता है अब तुम्हारा इनसे सामना नहीं होगा। सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। क्या मतलब? क्या तुमने इन्हें भी? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। नहीं, वो जिंदा है, मगर इसकी तरह बेबस हो चुके हैं और पैलेस के किसी कोने में पड़े अपने आप को कोस रहे हैं। सुमित्रा ने जवाब दिया। मैं तो तुम्हें बहुत कमज़ोर सी लड़की समझता था, मगर हैरत है कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं बोला, औरत खा कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, अपनी अदाओं से बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देती है। मैंने भी इन्हें एक अदा दिखाई थी। सिर्फ एक झलक सुमित्रा ने कहते हुए सामने से अपनी कमीज़ बुश शर्ट की तरह खोल दी। वो झलक देखकर तो मैं उछल पड़ा। इसने मुस्कुराते हुए कमीज़ दुरुस्त कर ली। पहले मैंने एक को ज़ेर किया और फिर दूसरे को सुमित्रा कह रही थी। इस वक्त ये कुतिया शायद अपनी तमाम तर तवज्जो तुम पर मरकूज़ किए हुए थी, या शायद दूसरे कैमरे बंद कर रखे थे, इसलिए ये मुझे नहीं देख सकी और मैं आसानी से यहाँ पहुँच गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। यहाँ फिर एक सुरमा ने मुझ पर हमलावर होने की कोशिश की थी, मगर एक ही गोली ने इसे ठंडा कर दिया और फिर इस कुतिया पर काबू पाने में भी मुझे खासी मेहनत करना पड़ी। अगर मुझे यहाँ पहुँचने में चंद मिनट देर हो जाती तो तुम लोग घड़ियालों की खुराक बन चुके होते। बहरहाल अब क्या करना है इसका? वो खामोश होकर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। नागराज तो यहाँ है नहीं, मैंने कहा। इसका पता मालूम करना बहुत ज़रूरी है और इसका पता यही बता सकती है, इसलिए इसे साल ले चलना होगा। तो फिर जल्दी करो। सुमित्रा एक टीवी स्क्रीन पर देखते हुए बोली। पानी अब इस कमरे से बाहर बहना शुरू हो गया है। कुछ ही देर में ये पूरे पैलेस में फैलने लगेगा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। पानी इस दरवाजे से बाहर निकलकर फर्श पर फैल रहा था। ये पानी कैसे बंद होगा? मैंने सवालिया निगाहों से बेला की तरफ देखा। पानी बंद करने की ज़रूरत नहीं। बेला से पहले सुमित्रा बोल पड़ी। राणा शमशेर सिंह को जब ये पता चलेगा कि इसका महल पानी से तबाह हो रहा है, तो वो नागराज के शरीर के इतने टुकड़े कर देगा कि गिनती मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने कहा और बेला की तरफ घूम गया। उठिए श्रीमती जी। बेला की आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर इसके हाथ खुले होते तो मेरा मुंह नोच लेती। इसने उठने की कोशिश की, मगर हाथ पुष्प पर बंधे होने की वजह से कामयाब न हो सकी और धड़ाम से नीचे गिर गई। अभी चंद रोज पहले ही तुम जिंदगी के एक नाजुक मरहले से गुजरी हो। मैंने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। तुम्हें तो बेड रेस्ट करना चाहिए था, मगर तुम हो कि कुदकड़े लगाती फिर रही हो। बुरी बात है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। चंद रोज़ आराम कर लेती तो क्या हर्ज था? जान है तो जहान है। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा था। तुम्हारा वक़्त है। बेला का लहजा हैरत अंगेज़ तौर पर पुरसुकून हो गया। तुम ऐसी बातें कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैंने कहा और इसे उठाकर खड़ा हो गया। अब हम सारी रात यहाँ बैठ कर बातें तो नहीं कर सकते, किसी और जगह इत्मीनान से बैठ कर बातें करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि रास्ते में तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं भागने की कोशिश नहीं करूँगी, बेला ने कहा। मैंने मधु की तरफ देखा। इसके चेहरे पर जिंदगी का रंग लौट आया था। आंखों में पहले जैसी चमक भी दिखाई देने लगी थी। मैंने बेला को बाजू से पकड़ रखा था। हम बैरूनी ख्वाबगाह में आकर रहदरी में आ गए। सुमित्रा ने तमाम टीवी सेट खुले छोड़ दिए। वो हमारे आगे आगे चल रही थी और राइफल को इसने दोनों हाथों में थाम रखा था ताकि किसी नागानी सूरत हाल से निपटा जा सके। बड़े हॉल से गुजरकर बाहर जाने वाली राहदारी की तरफ मुड़ते हुए मैंने दूसरी तरफ मुड़कर देखा और इसके साथ ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पानी अब इस तंग सी राहदारी में फैल रहा था। पानी की रफ्तार को देखते हुए मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि सुबह होने तक पानी पैलेस के तमाम कमरों में फैल जाएगा और हर चीज़ को तहस नहस करके रख देगा। और जब राणा शमशेर सिंह अपने पैलेस की हालत देखेगा तो वाकई नागराज की बोटियां नोच लेगा। बाहर आते हुए हमें किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे बड़ी हैरत हुई। इस पैलेस में बाकी 3 मुहाफिज थे और चौथा बेला का बसाती था।
जो इस कमरे में सुमित्रा के हाथ मारा गया था। हैरत इस बात पर थी कि इतने बड़े पैलेस में सिर्फ 3 मुहाफिज, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि सब लोगों को नागराज के कहने पर वहाँ से हटा दिया गया था। सिर्फ 3 मुहाफिज रहने दिए गए थे। वो अपने गिर्द ज़्यादा हुजूम पसंद नहीं करता था। नागराज 2 दिन वहाँ रहा था, फिर इसे किसी तरह पता चल गया है कि मुझे राना पैलेस में इसकी मौजूदगी का पता चल गया है। वो खामोशी से किसी और जगह मुंतकिल हो गया और बेला को यहाँ छोड़ दिया गया ताकि मैं यहाँ पहुँचूँ तो मुझसे निमट लिया जाए। बेला ने बड़े अच्छे अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा इंतकलने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ऐन आखिरी लम्हों में सुमित्रा की मुदाखलत से बाजी पलट गई और बेला हमारी कैदी बन गई। वसी और ईज़ बरामदों से होते हुए हम बाहर आ गए। उजाला शहर नमूदार हो रहा था। हम रात 11 बजे के बाद आए थे और पूरी रात यहाँ मौत व हयात की कश्मकश में गुजर गई थी। इस खौफनाक रात की सुबह बहुत भली लग रही थी। गेट के करीब से गुजरते हुए मैंने गार्ड रूम में झांक कर देखा। वो मुहाफिज पहलू के बल पड़ा था। इसकी आंखें खुली हुई थी। मैंने इसकी तरफ देखकर हाथ हिला दिया और बेला वगैरह के साथ गेट से बाहर आ गया। सड़क सुनसान थी। हम तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए दरख्तों के इस झुंड में आ गए जहाँ सुमित्रा की कार खड़ी थी। सुमित्रा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं बेला और मधु के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। बेला हम दोनों के बीच सैंडविच बनकर रह गई थी। बेला की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सुमित्रा से राइफल मैंने ले ली। कार दरख्तों के झुंड से निकलकर तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। शहर की तमाम सड़कें भी सुनसान पड़ी थीं। सुमित्रा कार को इन रास्तों पर दौड़ाती रही जहां किसी पुलिस पार्टी से आमना सामना होने का अंदेशा नहीं था। यूं भी इस वक्त मौसम में खासी खनकी थी। पुलिस वाले भी सड़क पर गश्त करने के बजाय कहीं कोनों खुदरों में दुबके हुए थे। 40 मिनट में हम बंगले में पहुंच गए। बेला की आंखों से पट्टी कमरे में आने के बाद ही खोली गई थी। मैंने पुष्ट पर बंधे हुए इसके हाथ भी खोल दिए। अगर तुम शराफत का सबूत दो तो यहाँ आज़ादी से घूम फिर सकती हो, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे तुम्हारे हाथ पैर बांधने होंगे। वैसे इस वक्त तुम आराम करो, बातें थोड़ी देर बाद होंगी चाय के साथ। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जालिम हो तुम। बेला बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तुम्हें आज पता चला? मैं मुस्कुरा दिया। नहीं पता तो मुझे इस दिन चल गया था जब थर के सहरा में इस तपती हुई चट्टान पर तुमने पहली बार। यादाश्त बहुत तेज़ है तुम्हारी। मैंने इसकी बात काट दी। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, हम थोड़ी देर बाद तुमसे बात करेंगे। मैं कमरे से बाहर आ गया। रत्ना भी हमारी आवाज़ें सुनकर जाग चुकी थी और सुमित्रा और मधु के साथ हाल कमरे में बैठी हुई थी। और फिर वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मधु चाय तैयार होने से पहले ही सोफे पर नीम दराज होकर सो गई। सुमित्रा और मैं भी रात भर जागे थे। सुमित्रा की आंखें सुरख हो रही थीं और मेरी आंखों में भी शदीद जलन हो रही थी। तुम वहाँ कैसे पहुँच गई थी? मैंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। तुमने कहा था ना कि 2-2.5 घंटे तक वापस आ जाओगे। सुमित्रा ने जवाब दिया। 2-2.5 घंटों तक तो मैं मुतमईन रही, लेकिन जैसे जैसे देर होती गई मेरी परेशानी भी बढ़ती गई और आखिरकार 3 बजे के करीब मैंने पैलेस में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, बाहर वाला मुहाफिज गार्ड रूम में बंधा हुआ था। पैलेस की एक राहदरी में एक मुहाफिज से सामना हो गया। इसने मुझे राइफल की इज़्ज़त पर ले लिया। इस मौके पर मैंने वही हरबा इस्तेमाल किया जो मुझे करना चाहिए था। मर्द कैसा भी हो औरत के सामने ढह जाता है। वो मुहाफिज भी कुछ ऐसा ही निकला। वो मुझे एक कमरे में ले गया। वो खुश था कि रात ऐश करते हुए गुजरेगी, मगर 2 ही झटकों में मैंने इसका झटका कर दिया और इसे बांध कर कमरे से बाहर आ गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम लोग कहाँ हो। इस किस्म के महल बड़े पुरस्कार होते हैं, किसी को तलाश करना आसान नहीं होता। मैं घर से बहुत मुहतात अंदाज में घूम रही थी, मगर एक और मुहाफिज के हत्थे चढ़ गई। वो अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ भूल कर मुझे नेमत गैर मुतरकबा समझा, लेकिन इसका भी वही हश्र हुआ जो पहले का हो चुका था। मैंने इसकी राइफ़ल पर भी कब्ज़ा कर लिया और एक बार फिर तुम लोगों की तलाश शुरू कर दी। इस मरतबा किसी मुहाफिज से सामना नहीं हुआ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं इस कमरे तक पहुंच गई जहां बेला मौजूद थी। एक टीवी स्क्रीन पर तुम लोगों को देखकर मैं बदहवास सी हो गई। बेला पैनल के सामने कुर्सी पर बैठी हुई बटनों को दबा रही थी। इस दौरान कमरे में मौजूद दूसरे आदमी ने मुझे देख लिया। वो चीखता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, मगर मैंने गोली चला दी और वो वहीं ढेर हो गया। बेला कुर्सी से उठकर मेरी तरफ लपकी। इसने राइफल की परवाह किए बगैर मुझ पर छलांग लगा दी। मेरे हाथ से राइफल गिर गई। वो हरामजादी लड़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन मैंने भी इसे ऐसी पटखियाँ दी कि वो रह गई और फिर मैंने इसे राइफल की जद पर लेकर दरवाज़ा खुलवा दिया जिससे तुम लोग बाहर आ सके। मधु हल्कान हो रही थी। मैंने कहा, खौफज़दा तुम्हें भी था, मगर मुझे अपने खुदा पर भरोसा था। मुझे यकीन था कि वो मुझ गुनहगार की दुआ ज़रूर सुनेगा और फिर इसने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेज दिया।
अब इसका क्या करना है? समुद्रा ने पूछा। पहले तो इसे नागराज के ठिकाने का पता पूछा जाएगा और इसके बाद सोचा जाएगा कि इसका क्या करना है, मैंने जवाब दिया। इसी वक्त रत्ना चाय बना कर ले आई। इसने तमाम कप मेज़ पर रख दिए। एक कप इसे दे आओ, वो तुम्हारे साथ वाले कमरे में है, मैंने रत्ना से कहा। वो एक कप उठाकर बेला वाले कमरे की तरफ चली गई और फिर किसी ख्याल के तहत मैं भी उठकर इसके पीछे चला गया। रत्ना मुझसे पहले कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैं बाहर ही रुक गया। ओ बेला की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। तो तुम भी इसके साथ हो? शुरू दिन से, रत्ना ने जवाब दिया। उस रात जब तुम प्रेम नुरस रेस्टोरेंट में नाजी को धमकियाँ देकर गई थी, मैं इस वक्त भी इसके साथ थी। इसमें ऐसी क्या बात है कि शहर की तमाम लड़कियां इस पर मरी जा रही हैं? ये बेला की आवाज़ थी। इससे पहली मुलाकात तुम्हारी हुई थी, रत्ना ने जवाब दिया। तुम हमसे ज़्यादा जानती हो कि इसमें ऐसी क्या बात है? बेला के मज़ीद कुछ कहने से पहले ही मैं कमरे में दाखिल हो गया। बेला बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठी थी। चाय का कप इसके हाथ में था। तो तुम्हें इस बात पर हैरत है कि शहर की लड़कियां मुझ पर क्यों मर रही हैं? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसकी वजह यह नहीं कि मैं बहुत हसीन हूँ। इस शहर में मुझसे भी ज़्यादा जवान और खूबरू मर्द हैं। लेकिन तुम्हारे सवाल का असल जवाब यह है कि ये तमाम लड़कियां जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, तुम्हारे अपनों की सताई हुई हैं। ये इन लोगों से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती हैं। और वो समुद्रा जिससे तुम्हारे दो हाथ हो चुके हैं, जानती हो कौन है? मुझे किसी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, बेला ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम लोग एक ना एक रोज़ हमारे काबू में आओगे और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, मैंने कहा। नागराज के तमाम गुर्गे एक एक करके ख़त्म हो चुके हैं, अमरीश पंडित, और तुम रह गई हो। नागराज के दिन अब पूरे हो चुके हैं। वैसे तुम्हें ये जानने में ज़रूर दिलचस्पी होगी ये कौन सी जगह है। चलो तुम ही बता दो, बेला ने कहा। ये बंगला पंडित भैरू का है जिसकी इस वक्त तुम सबको तलाश है। क्या? बेला उछल पड़ी। चाय छलक गई। इसने कप साइड टेबल पर रख दिया। बकवास करते हो तुम, अभी थोड़ी देर में तुम्हें इसका यकीन आ जाएगा, मैंने कहा। भैरू तुमसे खार खाए बैठा है। वो समझता है कि इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम हो, और मेरा ख्याल है कि इसका कहना गलत भी नहीं है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला। तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले जब तुम माउंट आबू आई थी तो कुछ ख़तरनाक किस्म के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए थे और तुम ज़िंदगी बचाने के लिए भागी फिर रही थी। इस वक्त पंडित भैरू वही काम आया था जिसने तुम्हें पनाह दी थी। तुम तकरीबन 1 साल इसके पास रही और फिर तुम नागराज की तरफ चली गई। भैरू को इस बात का अफसोस न होता? इसे दुख तो इस बात का हुआ कि तुमने नागराज को इसके कुछ राज भी बता दिए थे, जिससे भैरू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी वो तुम्हारी वजह से नागराज के हाथों मुसलसल नुकसान उठाता रहा। मैं तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, मगर मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हें देखते ही जान से मार देने की कोशिश करेगा। बेला का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। पहले शायद वो मेरी बात को मजाक समझी थी, लेकिन बाद की बातें सुनकर इसे शायद यकीन आ गया था कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे लिए बचाव का एक रास्ता है, मैंने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। अगर तुम नागराज का ठिकाना बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि भैरू को तुम्हारे करीब भी नहीं फटकने दूंगा। तुम जानती हो भैरू नागराज को इस वक्त अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। इसने ना सिर्फ अचाल शुआर मंदिर को आग लगा दी थी, बल्कि भैरू को भी जिंदा जलाने की कोशिश की थी। वो अब भी नागराज से छुपता फिर रहा है। अगर तुम नागराज का ठिकाना बता दो तो भैरू की समस्या भी हल हो जाएगी, मेरा काम भी बन जाएगा और तुम भी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकोगी। बेला खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। इसके चेहरे के तासुरात हर लम्हा बदल रहे थे। मैं इसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था और फिर मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया, आओ मेरे साथ। मैंने बेला का हाथ पकड़कर पलंग से नीचे खींच लिया और इसे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। इसे लेकर पंडित भैरू वाले कमरे में दाखिल हुआ तो समुद्रा भी हमारे पीछे वहां पहुंच गई। भैरू गहरी नींद सो रहा था। इसके खराटे कमरे की फिजा में इरताज सा पैदा कर रही थी। इसकी तोंद भी गुब्बारे की तरह फूल पिचक रही थी। भैरू को देखकर बेला के चेहरे पर खौफ के साए फैल गए थे। इसे यकीन करना ही पड़ा था कि मैंने जो कहा था गलत नहीं था। मैंने समुद्रा को इशारा किया। इसने इस कमरे में तहखाने का रास्ता खोल दिया। हम सीढ़ियाँ उतरते हुए तहखाने में आ गए। मैं बेला को इस वसी और इस कमरे में ले गया जहाँ दौलत के अंबार लगे हुए थे। ये भैरू की दौलत है, मैंने बेला के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। आज हर शख्स इसे हासिल करने के लिए भैरू की जान का दुश्मन बना हुआ है और भैरू बेबस है। वो इस वक्त तक इस दौलत को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक अपने सबसे बड़े दुश्मन नागराज को ख़त्म न कर दे। बाकी तो वो कुत्ते हैं जिनके आगे हड्डियाँ डाल दी जाएं तो वो खामोश हो जाएंगे। इस दौलत के लिए नागराज के अपने आदमियों में फूट पड़ रही है। पहले वशीम पर मारा गया और अब दीवान उदय सिंह ऐसा ही मंसूबा बना रहा है, मगर कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो आधी दौलत तुम्हारी हो सकती है। क्या? बेला ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कहा।
तुम्हें सिर्फ नागराज का पता बताना होगा। दुनिया का कोई भी लालच मुझे मेरे देश से गद्दारी पर नहीं उकसा सकता, बेला ने ठोस लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो नागराज जिस मिशन पर काम कर रहा है, इससे हमारी कौमी सलामती वाबस्ता है। मैं इसका साथ दौलत की लालच में नहीं दे रही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने देश के लिए कर रही हूँ। अगर ये बात न होती तो नागराज जैसे राक्षस को मैं अपने करीब बिना फटकने देती। इसके मिशन को बहरहाल में पाए तकमील तक पहुँचाना है। इसके लिए मैं अपनी जान की भेंट भी दे सकती हूँ। दुनिया का कोई लालच मुझे गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता। नागराज के मिशन की कामयाबी मेरे मुल्क की तबाही है, इसलिए मैं ये मिशन कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि कोई लालच तुम्हें गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी इस जज्बे की तारीफ़ ज़रूर करूँगा। हर शख्स को अपने वतन का वफादार होना चाहिए, लेकिन यह मामला कुछ और है। तुम्हारी सरकार बिला किसी वजह के मेरे वतन के मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रही है, उनके खून से होली खेल रही है। नागराज कमीशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तुम अपने देश से वफादारी निभा रही हो, मैं अपने देश से वफादारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मिशन को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैंने भी अपनी जान दांव पर लगा रखी है। नागराज को इस मंसूबे की तकमील से पहले ख़त्म करना मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन मिशन है। मुझे नागराज की तलाश है और इसका पता सिर्फ तुम बता सकती हो। मैं तुमसे इसका ठिकाना मालूम करूँगा और ये नहीं सोचूंगा कि तुम औरत हो। मैं हर वो हरबा इस्तेमाल करूँगा जिससे तुम्हारी ज़ुबान खुलवाई जा सके। कोशिश करके देख लो, बेला ने जवाब दिया। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी, गोया मुझे चैलेंज कर रही थी। मैं इसे एक और कमरे में ले आया। पंडित भैरू भी किसी महाराजा से कम नहीं था। कई बरसों की मुद्दत में तामीर होने वाले इस बंगले में इसने तमाम इंतजामात कर रखे थे। इस कमरे के अनवस्त में लोहे के स्प्रिंगों वाला एक पलंग रखा हुआ था, जिस पर आरामदेह मैट्रेस बिछा हुआ था। सामने वाली दीवारों पर काफ़ी ऊपर चुभने वाली तेज़ रोशनी इस पलंग पर लेटने वाले के चेहरे पर पड़ती थी। ज़रूरत के वक्त बिजली के तार मुंसलिक करके इस पलंग में करंट भी दौड़ाया जा सकता था, लेकिन मैं फ़िलहाल इतना आगे नहीं जाना चाहता था। बैरू ने मुझे इस कमरे की एक एक चीज़ के बारे में बड़े फ़ख्र से बताया था। ये कमरा देखने में यूँ लगता था जैसे एक्साइज रूम हो और यहाँ रखी हुई चीज़ें जैसे कसरत में इस्तेमाल की जाती हों, लेकिन दर हकीकत इनका इस्तेमाल कुछ और था। मैंने समुद्रा की मदद से बैला को पकड़कर इस पलंग पर लिटा दिया और इसके दोनों हाथ और दोनों पैर पलंग के साथ लगे हुए आईनी क्लिपों में जकड़ दिए और सामने वाली मोनो लाइट जला दी। इसकी रोशनी बराह रास्त बैला के चेहरे पर पड़ रही थी। बैला सर पटकने लगी। इसने आंखें बंद कर ली। तुम 1 मिनट से ज़्यादा आंखें बंद नहीं रख सकोगी, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, वो चीखी। तुफ है तुम पर, एक मर्द होकर औरत पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हें तो मर्द कहते हुए भी शर्म आ रही है। या मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने नहीं जा रहा, मैंने कहा। और तुम औरत नहीं शैतान हो, और शैतान किसी भी रूप में हो सकता है। अगर तुम औरत होती तो अपनी आंखों के सामने बेगुनाह और मासूम औरतों की इज्जत लूटते देखकर कह के न लगाती। तुम्हारी वजह से अब तक न जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। नहीं बैला, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर तरस खाया जाए या रहम किया जाए। तुम्हारी इस खूबसूरत जिस्म की बोटियां काटते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिस्म की एक एक बोटी काट कर इस हीटर पर डालता जाऊंगा। तुम अपनी आंखों से अपने आप को टुकड़ों में रोस्ट होते हुए देखोगी। अपना गोश्त जलने की बू सूंघोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि जब किसी को जिंदा जलाया जाता है तो इसकी हालत क्या होती है। समुद्रा, मैं आखिर में समुद्रा की तरफ घूम गया। हीटर का प्लग लगा दो। दीवार के करीब मार्बल की टॉप वाली मेज पर एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ था। समुद्रा ने प्लग लगाकर स्विच ऑन कर दिया। हीटर का बल खाता हुआ एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता सुरख होता चला गया। बैला के चेहरे पर जर्दी खुंडने लगी, आंखों में वहशत भी उभर आई। मैंने अलमारी से एक जंबूल निकाल लिया। मैं तुम्हारे पैरों के नाखूनों से शुरू करूंगा, मैं इसके पैरों की तरफ आते हुए कहा। अब देखना यह है कि तुम कितनी सख्त जान हो और कब तक बर्दाश्त करती हो। वैसे मेरा तजुर्बा ये है कि जालिम इंसान जल्द हथियार डाल देता है, लेकिन तुम ज़रा मुख्तलिफ किस्म की हो, शायद कुछ देर बर्दाश्त कर लो। मैं इसके सीधे पैर के अंगूठे का नाखून जंबूर में पकड़ने की कोशिश करने लगा। बैला जोर जोर से पैर को हरकत दे रही थी। मैंने एक हाथ से इसका पैर पकड़ लिया और नाखर को जंबूर की गिरफ्त में ले लिया। क्या इरादा है, मैंने इसके चेहरे को तकते हुए कहा। जुबान खोलोगी या उखाड़ दूं नाखून? नहीं, बैला चीखी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बैला को शायद अब भी ये घमंड था कि इसके साथ गुजरे हुए कुछ अच्छे वक्त का लिहाज करते हुए मैं इसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा और ये सब कुछ इसे महज डराने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं था।
मैंने ज़ंबूर को हल्का सा झटका दिया। बेला चीख उठी, बताओगी या नहीं? मैंने इसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। नहीं, बेला सर पटकते हुए बोली और फिर इसने सख्ती से दांत भींच लिए। मेरे लिए अब इसका लिहाज करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं ज़ंबूर को ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगा। बेला की चीखें तहखाने में गूंज रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सर पटक रही थी। हाथ पैर आईनी क्लिपों में जकड़े हुए न होते तो वो तड़पते हुए पलंग से नीचे गिर जाती। मैं एक और ज़ोरदार झटका दिया। अंगूठे का पूरा नाखून जड़ से उखड़ गया और खून का फुवारा बह निकला। बेला के मुंह से निकलने वाली चीखें बड़ी खौफनाक थीं। वो ज़ोर ज़ोर से सर झटकती हुई हाथ पैरों को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।